हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्याज। तो ब्याज के अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। उसमें जो अपना पहला टॉपिक है, उसमें पहला कॉन्सेप्ट अपना साधारण ब्याज पर जो है हम वो डिस्कस कर रहे थे कि साधारण ब्याज है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसके जो कुछ टॉपिक थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे, उसको क्लियर किया था। आगे उसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो एक अपना आता है कि हमें रेट दे देता है कि R1 दे दिया, R2 दे दिया, ठीक है, और टाइम दे देता है कि T1 और T2, और इसका कह देता है कि साधारण ब्याज है वो समान है दोनों का। तो उस कंडीशन के अंदर हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है अपना PRT बटे 100, ठीक है। तो अगर पहले के लिए बात करें तो इसके लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसा की बात करें तो ये होगा अपना PR1 T1 बटे 100। और अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन P1 और P2 देते। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। कहा जाएगा प्रश्न के अंदर कि जो साधारण ब्याज है यानी SI जो है वो दोनों का क्या है, समान है। तो यहाँ से P2 R2 और T2 बटे 100, ठीक है। तो इसको हम बराबर करेंगे क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो क्या है, समान है। तो साधारण ब्याज को हम बराबर करेंगे तो अपना होगा P1 R1 T1 अपॉन 100 इज इक्वल टू होगा P2 R2 T2 बटे 100। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि तो जो P है मूलधन है, और R1 और T1 इज इक्वल होगा P2 R2 और T2 के। यहाँ से अगर हम मूलधन की बात करें कि मूलधन जो है दोनों का किस प्रकार से जो है रिलेटिव होता है, तो मूलधन P1 अपॉन ये इधर भाग में आ जाएगा P2 इज इक्वल टू होगा R2 अपॉन T2, और ये हो जाएगा R1 अपॉन T1। तो ये अपना सिस्टम रहता है कि अगर साधारण ब्याज है वो दोनों कंडीशन के अंदर कह देता है कि साधारण ब्याज समान है, तो अपना ये रिलेशन बनकर जो है निकल कर आता है। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज अगर बराबर दिया गया है तो मूलधन की जो रेट है, रेट प्रतिशत है, वो रेट प्रतिशत क्या होती है कि अगर साधारण ब्याज की अगर हम बात करें डायरेक्ट तो कैसे लिखते हैं कि जो मूलधन है वो RT का प्रतिशत, ये तो होता है अपना ओरिजिनल। बात करें साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज 8% हटाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, और अगर डायरेक्ट देखें तो मूलधन का जो 8% है वही अपना क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इस पर इसे यहाँ से हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि P1 जो है वो R1 T1 का प्रतिशत बराबर होगा किसके, P2 R2 और T2 के प्रतिशत के बराबर। यहाँ से ये होने वाला है। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो अपना एक प्रश्न आता है कि प्रश्न दे देता है, उसके अंदर क्या कहा जाता है कि साधारण ब्याज है वो समान है। तो उस कंडीशन के अंदर जो मूलधन की जो गणना है वो किस प्रकार करेंगे, तो इसको आप नोट कर लो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि ये क्वेश्चन है अपना कि जो फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि रेट है वो 10% रखी जाए और समय है वो 14 वर्ष है। दूसरी कंडीशन रखी गई है कि R2 जो अपना यानी रेट जो है वो 5% रखे और समय 6 वर्ष का रखे। और कंडीशन दे दिया गया है कि जो साधारण ब्याज है दोनों कंडीशन के अंदर क्या है, साधारण ब्याज जो है बराबर रहने वाला है, और अपनी जो कुल राशि है धनराशि है वो है 5500 रुपये यानी 5500 रुपये है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो P है फर्स्ट, यहाँ से हमें निकालना है कि जो धन है वो P1 क्या होगा, P1 क्या होने वाला है और P2 क्या होने वाला है। तो ये अपन को याद करना है। तो यहाँ से बात करें कि P1 का RT प्रतिशत, P1 का यानी R1 और T1 प्रतिशत है वो P2 का R2 और T2 प्रतिशत के बराबर होगा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर है। तो यहाँ से कंडीशन ये लगा देते हैं कि साधारण ब्याज दोनों का क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ से P1 की बात करें तो R1 और T1 इसका गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आने वाला 140%। और P2 की बात करें तो R2 T2 ये कितना हो गया अपना 30% हो गया ये P2 का। यहाँ से P1 और P2 अनुपात निकालेंगे। P1 और P2 अनुपात है वो होगा अपना
30/140, ठीक है। और प्रतिशत से अपना प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी P1 और P2 का अनुपात क्या आ गया, 3/14 जो है वो P1 और P2 का अनुपात यहाँ से आ गया। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि जो अनुपात के अंदर दिया गया है अपन को कि अनुपात है P1 और P2 कितने अनुपात में बढ़ रहा है, 3/14 अनुपात के अंदर वो बढ़ रहा है। लेकिन अपनी कुल जो राशि दी गई है यानी P1 और जो P2 राशि दी गई है वो कितनी है, 5,500 रुपए है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो अनुपात के अंदर ये कितना हो जाएगा कि 14 प्लस और 3 क्या हो जाएगा, 17, यानी 17 बाकी कितनी है वैल्यू, यहाँ से 5,500 रुपये 17 बाकी वैल्यू है। तो यहाँ से हम एक बाकी वैल्यू निकालेंगे और जो एक बाकी वैल्यू आएगी उसको 3 से गुणा कर देंगे तो अपना P1 आ जाएगा और 14 से गुणा कर देंगे तो P2 आ जाएगा। तो ये जो अपना ये आंकड़ा है थोड़ा इसमें ये बराबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम रेट जैसे, आप इसको थोड़ा नोट करो। इसकी अगर मैं बात करूं इसको मैं मान लेता हूं जैसे 2 वर्ष मान लेता हूं, तो ये अपना हो जाएगा 20, यानी T1 और R1 का मान हो जाएगा यहाँ से 20% हो गया। और इसकी मैं अगर बात करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब T बैठ जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा अनुपात, 3/2 अनुपात आ गया, यानी 5 बाकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई यहाँ से यानी अनुपात का अगर हम योग करते हैं तो ये 5 भाग हो गया, 3 और 2 5, यानी 5 बाकी वैल्यू और P1 और P2 जो अपना कुल धन है वो कितना है 5,500। तो 5 बाकी वैल्यू 5,500 रुपये आ गई, यहाँ से एक बाकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी अपनी कितनी 1100। अगर पूछा गया P1 क्या होगा तो P1 अनुपात के अंदर कितना है 3 है, 3 बाकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 3,300 रुपये, तो क्या जाएगा अपना P1 और P2 है 2, यानी 2 बाकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एक बाकी 1100, 2 बाकी आ जाएगी कितनी 2200, ठीक है। तो अपना ये तो आ गया क्या P1 और ये आ गया P2। तो P1 और P2 क्या रहने वाला है कि P1 तो अपना आ गया कितना 2200, P1 तो अपना आ गया 2200 और P2 की अगर मैं बात करूं तो ये अपना आने वाला है 3,300 रुपये जो है ये P2 आने वाला। तो इस प्रकार से अगर साधारण ब्याज जो है वो बराबर दे देता है कि जो साधारण ब्याज है वो दोनों कंडीशन के अंदर क्या है बराबर, यानी इस कंडीशन में भी बराबर, यानी 10% की रेट पर 2 वस्तु के लिए दे रहा है तो साधारण ब्याज जो होगा वो 5% की रेट पर 6 वस्तु के लिए देगा, उसके बराबर होगा। और जो कुल धन है अपना कुल धन दिया गया है कि 5,500 रुपये है, तो अपना अलग अलग जो धन निकालना है यानी P1 और P2 पहली कंडीशन में जो धन दिया गया है वो कितना है और दूसरी कंडीशन में जो प्रिंसिपल अपना मूलधन है वो कितना रहने वाला है। तो पहली कंडीशन में अगर मूलधन की बात करें तो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज क्या होता है कि मूलधन इनटू रेट समय बटे 100। तो 100 को हम क्यों लिखते हैं क्योंकि रेट अपना क्या है प्रतिशत के अंदर आता है, तो इसको मैं प्रतिशत से हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर आप 100 लगाकर भी कर सकते हो। तो आपको बताइए कि ये 100 से 100 कैंसिल होने वाला है वैसे भी, तो प्रतिशत को डायरेक्ट है कैंसिल हो गया। और यहाँ से P1 का जो प्रतिशत निकालेंगे तो ये अपना T1 और R1 है वो कितना आ गया 20, और यहाँ से आ गया अपना 5 और 30% आ गया। यहाँ से P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे और अनुपातों का योग करेंगे, तो अनुपातों का योग है 5 और कुल धन दिया गया 5,500। तो यहाँ से 3 बाकी वैल्यू निकालेंगे 3,300 रुपये आ जाएगा, और 2 बाकी वैल्यू यानी P2 निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, क्या आने वाला है, सॉरी जो P1 है ये तो अपना 3,300 आने वाला है, और P2 की बात करें 2 बाकी वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 2200 रुपये है, वो 2 बाकी वैल्यू आने वाली है। तो इस प्रकार से जो है वो साधारण ब्याज अगर समान दे देता है तो अपना इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 3 कंडीशन दे दे 4 कंडीशन दे दे तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है, यानी 3 कंडीशन दे देता है तो उस टाइम क्या करेंगे कि जो P1 है वो R1 P1 का प्रतिशत बराबर P2 R2 P2 का प्रतिशत बराबर होगा P3 R3 और P3 का प्रतिशत। तो इस प्रकार से बराबर करके हम जो है अपना मूलधन है उसका अनुपात है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको आप नोट करो। आगे अगर हम 3 कंडीशन की बात करें कि R1 और T1 है वो अपनी दे रखी है 10 और 5, यहाँ पर 6 5 और 8 5, ठीक है। तीनों कंडीशन में क्या दिया गया है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है वो क्या है बराबर है।
तो इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे कि जो P1 है, P1 का R1 T1 प्रतिशत बराबर P2 का R2 T2 प्रतिशत बराबर क्या है P3 का R3 T3 प्रतिशत जो है वो क्या है बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि T1 और R1 कितना हो जाएगा, ये P1 ये हो गया अपना 50% और P2 की बात करूं तो ये हो जाएगा अपना 30% बराबर P3 की बात करूं तो ये अपना क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अपना P1 50 बराबर होगा P2 30 और बराबर होगा P3 यहाँ से होगा 40। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात के अंदर बात करें तो बराबर दिया गया, तो यहाँ से हम 1 से 1 सभी का कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अपना बचाएगा 5, यहाँ से बचाएगा 3 और यहाँ से बचाएगा 4। अब अनुपात के अंदर हम कैसे याद करते हैं, अनुपात डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि 5 और 3 और 4 डायरेक्ट अनुपात हो गया, ये अनुपात नहीं होता है। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो गुणा भी दिया गया है यहाँ पर ध्यान रखना, ये साइन जो है इक्वल का है, तो इक्वल का है कंडीशन। उस कंडीशन में अगर हम अनुपात की बात करें कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या होने वाला है, तो यहाँ से 5, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये अपना क्या आ गया 60। तो 60 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा अपना यहाँ से ये आएगा 12 अनुपात 60 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो ये अपना क्या आएगा यहाँ से 20 अनुपात और 4 का भाग लगाएंगे तो ये यहाँ से आने वाला है 15। तो अनुपात जो है अपना ये आने वाला है। अगर यहाँ से मैं बात करूं कि कुल राशि दे देता अपन को कि कुल धन कितना है, कुल धन जो है धनराशि है वो कुछ भी जैसे दे देता अपन को, तो वो धनराशि किस अनुपात में डिवाइड होने वाली है, इस अनुपात में डिवाइड होने वाली है। यानी कुल धन है वो अनुपातों के योग के बराबर रखेंगे कि अपना 12, 20 और 15 इसका योग कितना होगा। तो कुल जो धन है अनुपात की अगर हम बात करें कि कुल धन जो है तो अनुपात के अंदर इसका योग होगा, यानी ये होगा 7 और 3, 3 और 1 4, यानी 47 भाग के बराबर जो है ये अपना अनुपात के अंदर, ये भाग के अंदर दिया गया है कि भाग है वो कुल धन है वो 47 के बराबर है, तो अपना कुल धन है वो 47 के बराबर लिखेंगे, वहां से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे और जो P1 धन निकालना है P2 निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको इसे मल्टीपल कर देंगे तो अपना जो है वो अलग अलग धन है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से है वो साधारण ब्याज अगर समान दे देता है तो उस कंडीशन में अपनी ये कंडीशन अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट आपको ये जो स्टेप है ये नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि P1 का कितना है, यहाँ से R1 T1 है तो P1 का डायरेक्ट निकालना है कि कितना होगा कि 50 क्या हो गया P1 हो गया इक्वल टू यहाँ से 30 P2 हो गया और यहाँ से 40 P3 हो गया। यहाँ से P1 और अनुपात P2 अनुपात P3 डायरेक्ट अनुपात निकालना है और यहाँ से यहीं पर ये 0 से 0 कैंसिल कर देना है लघुत्तम लेके और डायरेक्ट जो है अपना आंसर है वो डायरेक्ट जो होने वाला है वो डायरेक्ट यहाँ से निकालना है। 2 स्टेपों का आंसर, लेकिन ये आपको समझाने के लिए अलग अलग स्टेप लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो करते हैं, इसको आप नोट कर लो। अगला है इस बार क्या कहा गया है कि R1 और T1 है वो रेट दे दी, समय दे दिया, 2 अलग अलग कंडीशन दे दिए। इस कंडीशन में क्या बोला गया आपकी बार क्या है मिश्र धन जो है अपना ये दोनों कंडीशन के अंदर क्या है बराबर है। यहाँ पर ध्यान रखना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो मिश्र धन है वो क्या है दोनों का क्या है इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट जो है वो मिश्र धन पर काम करेंगे। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो अमाउंट निकालते हैं उसमें क्या करते हैं प्रिंसिपल प्लस जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है वो जोड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि प्रिंसिपल को क्या मानते हैं अपने आप में क्या मानते हैं 100% मानते हैं। तो यहाँ पर मिश्र धन की बात करेंगे तो अपना वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि P1 का 80%, लेकिन P1 का 80% ये तो क्या आएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसमें प्रिंसिपल है वो जोड़ना पड़ेगा तभी अपना क्या आने वाला है कि जो अमाउंट आने वाला है। तो अमाउंट निकालने के लिए अगर मैं जो पहला अपना मूलधन है P1 उसका मैं जो अमाउंट प्रतिशत निकाल दूं वही अपना क्या आने वाला है कि A1 और A2 बराबर करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अमाउंट में प्रतिशत है वो कितना है, यानी ऐसा की बात करें तो ये अपना हो जाएगा 50%। ठीक है, और जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना है 100। तो मिश्र धन की बात करें तो कितना हो जाएगा 150 नहीं हो गया क्या यार, यहाँ से क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। कल मैंने आपसे बात की थी जो प्रिंसिपल है उसको मैं 100% मान के बात कर रहा हूँ। ठीक है, रेट दे रखी है जो भी अपन को यानी 10% दे दी और यहाँ से समय दे दिया 2 वर्ष का दे दिया,
तो उस कंडीशन में क्या करते थे कि प्रिंसिपल अगर निकालना है तो प्रिंसिपल इसका गुणा होता है, यानी जो है 20%, कि डायरेक्ट अपना प्रिंसिपल का क्या हो गया 20%, सॉरी ये जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल का 20%। और यहाँ से अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल का क्या, ये तो अपना है 20%, तो आ गया अपना ब्याज, और 100% है अपना मूलधन है। तो ब्याज और मूलधन क्या होता है, अपना मिश्र धन होता है, तो ये यहाँ से 120% आ गया, प्रिंसिपल का 120% है, ये अपना क्या होने वाला है, अमाउंट होने वाला है। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं कि मूलधन जो फर्स्ट कंडीशन में अपन ने मान लिया कि मूलधन है वो P1 है। ठीक है, तो P1 का अगर अमाउंट प्रतिशत देखें तो कितना होगा, यहाँ से 5 × 10 ये हो गया 20, सॉरी 50, और 100 अपना क्या है मूलधन है, तो P1 का 150% जो है वो बराबर होगा P2 के यहाँ से 10, ये तो हो गया अपना 10 तो हो गया अपना ऐसा ही हो गया। और यहाँ से अगर मैं अमाउंट की बात करूं, मिश्र धन की बात करूं, तो 100 अपना क्या है मूलधन है, तो 100 + 10 क्या हो गया 110% अपना ये हो गया। यहाँ से P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे तो P1 और P2 को इधर लेके आएंगे तो P2 = प्रतिशत, ये प्रतिशत कैंसिल हो गया, और यहाँ से 110 बटे ये हो गया अपना 150, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ से P1 और P2 की अगर मैं बात करूं तो ये अनुपात में क्या आ गया 11/15, तो ये अपना क्या है राइट आंसर जो रहने वाला है। अमाउंट बराबर दे दें तो ध्यान रखना कि जो प्रतिशत में निकालते हैं हम साधारण ब्याज, प्रतिशत के अंदर साधारण ब्याज निकालते हैं, किस प्रकार से रेट और टाइम को गुणा करके जो है अपना साधारण ब्याज निकाला जाता है। ये ध्यान रखना, प्रतिशत ये जो मूलधन है प्रिंसिपल उसका प्रतिशत होता है, और अमाउंट की बात करें तो प्रतिशत के अंदर कितना होगा, मूलधन को अपने आप में क्या 100% मानना है सबसे पहले, फिर अपना जो साधारण ब्याज है वो कितना आ रहा है यहाँ से 10 आ रहा है, इसका मतलब जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो क्या आने वाला है, ये 100 तो अपना मूलधन हो गया, और 20% अपना ये क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, मूल जो अमाउंट है वो क्या हो गया यहाँ से 120 नहीं हो गया यहाँ कि मूलधन का 120%। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया, मूलधन बराबर दे दिया, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम में प्रिंसिपल का जो मूलधन है उसका प्रतिशत है, और सेकेंड टाइम में मूलधन का जो ये अपना अमाउंट का प्रतिशत है वो बराबर कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे तो अपना आंसर आ गया 11/15। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं कि एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई धन है तो कितने वर्षों में कितना हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं अपन, कि मान लिया कि दे दिया कि 5 वर्षों में कोई धन है, 5 वर्ष में कोई धन है वो A1 हो जाता है। ठीक है, और अगले अगर मैं बात करूँ कि 3 वर्षों के अंदर वो क्या है, 3 वर्षों के अंदर यानी 3 वर्षों के अंदर बात करूँ तो ये A1 हो जाता है, और 5 वर्षों में कोई धन जो है कोई धन A2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 5 वर्षों में, ठीक है, कि 2 वर्ष में जो उसका साधारण ब्याज है वो क्या रहने वाला है, यानी 2 वर्ष का जो है यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होने वाला है, यानी यहाँ से A2 यानी जो 5 वर्ष का साधारण जो 5 वर्ष का जो धन हो रहा है उसमें से मिश्र धन में से अगर मैं जो 3 वर्षों का जो मिश्र धन है वो माइनस कर दूं तो यहाँ से अपना जो 2 वर्षों का साधारण ब्याज है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 वर्षों का साधारण कोई धन है वो A1 है, यानी मिश्र धन है A1 हो गया, और 5 वर्षों में वो धन क्या हो गया A2 हो गया, और 2 वर्षों का अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो ये अपना 2 वर्षों का साधारण ब्याज आ गया। यहाँ से अगर मैं 1 वर्ष की बात करूँ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होने वाला है, तो ये हो गया अपना A2 - A1/2। 2 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि हर वर्ष जो है साधारण ब्याज क्या है रहने वाला है। समान कल मैंने एक बात दिखाई थी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष की बात करूंगी, प्रत्येक वर्ष क्या होता है समान होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का ये है तो 1 वर्ष का निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर अपन को यहाँ पर दे दिया कि 3 वर्ष की कोई राशि दे दी, 1 वर्ष की दे दिया, 3 वर्ष की दे दी, जैसे 3 वर्ष की कोई 3 वर्ष में A1 है और बात करें कि 7 वर्ष के अंदर है वो A2 हो गई,
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 साल की बात करें कि 1 साल का साधारण ब्याज क्या होने वाला है, तो 7 में से 3 गिनेंगे तो यहाँ से बचेगा कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। और 1 वर्ष की अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ तो A2 माइनस A1 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ से, यानी 4 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से अपन को 1 वर्ष का साधारण ब्याज है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसको आप नोट करो। प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न है कि कोई धन है वो 3 वर्ष में 540 रुपए जो है वो हो जाता है, ठीक है, तथा 5 वर्ष के अंदर वही धन है वो 700 रुपए हो जाता है। तो रेट क्या होगी, साधारण ब्याज क्या होगा, अपना मूलधन क्या होने वाला है। क्या बात की जा रही है कि 3 वर्ष के अंदर बात की जा रही है कि 3 वर्ष में वो धन है वो कितना हो रहा है, 440 रुपए हो रहा है, 540 रुपए हो रहा है। और 5 वर्ष की अगर मैं बात करूं कि 5 वर्ष के अंदर वो धन कितना हो रहा है, 700 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो यहां से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें यहाँ से कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, ठीक है, वो क्या होने वाला है कि 700 में से अपना 540 वो माइनस कर देंगे तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 0.6 और यहाँ से ये गया 160 रुपए, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, यहाँ से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 160 रुपये आ गया। यहाँ से अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं, मैं 1 वर्ष की बात करूंगी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 वर्ष का कितना होगा, यानी 2 वर्ष का कितना है 160 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना बचेगा 80 रुपए, यानी प्रत्येक वर्ष वो साधारण ब्याज क्या होता है, सम्मान होता है। तो 80 रुपए है वो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। तो अपना जो साधारण ब्याज है वो तो कितना हो गया 80 रुपए, ये ध्यान रखना 1 वर्ष का आया है। और अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, यहाँ से रेट की बात करूं तो 3 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है कि 3 वर्षों के अंदर हो रहा है, 3 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है 3 वर्ष में 540 रुपए जो है ये होने वाला है 3 वर्षों के अंदर। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा कि 240 रुपए तो साधारण ब्याज हो गया 3 वर्षों का। ये ध्यान रखना, ये अमाउंट दिया गया है अपन को, ये क्या है अपना अमाउंट, और ये भी क्या है अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो अमाउंट दिया है तभी इसी कंडीशन में हम ये अप्लाई करते हैं। तो 3 वर्षों का साधारण 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 80 रुपए, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 3 गुणा 80 बराबर क्या हो गया 240 रुपए, कितना 240 रुपए 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। और 3 वर्ष का अमाउंट कितना है अपना 540, यानी 540 में से 240 ये तो अपना क्या है ब्याज है, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है कि मूलधन है अपना, और 3 वर्ष का क्या है साधारण ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 0 और ये हो गया 300, तो ये क्या आ गया, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी है इसके अंदर और अपना मूलधन भी है। तो साधारण 3 वर्ष का साधारण ब्याज है उसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, मूलधन नहीं बच के आ गया। तो मूलधन कितना है अपना, यहाँ से मूलधन आ गया 300 रुपए। और रेट निकालते हैं तो मूलधन पर निकाली जाती है रेट, तो रेट क्या होगी यहाँ से कि मूलधन कितना है अपना 300। और ध्यान रखना रेट निकालते हैं तो 1 साल का ब्याज दिखते हैं यहाँ पर, तो 1 साल का ब्याज कितना अपना 80 रुपए है, वो 1 साल का ब्याज, और प्रतिशत है वो निकालेंगे 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से अपना 2 जीरो हो गया, और 80 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो अपना ये आ गया 6 और 6 18, और ये 2 बचे 26 से ही 2/3 प्रतिशत है अपनी क्या आ गई रेट आ गई। तो रेट क्या आ गई यहाँ से 26 से ही 2/3 प्रतिशत अपनी रेट आ गई। और मूलधन क्या है यहाँ से, मूलधन की बात करूं तो ये अपना क्या आ गया 300 रुपए है, ये मूलधन आ गया। एक बार फिर से समझ लो कि कोई धनराशि 3 वर्षों के अंदर कितनी हो जाती है 540 रुपए हो जाती है, और 5 वर्षों के अंदर 700 रुपए हो जाती है। तो रेट और जो अपना ब्याज और मूलधन निकालना है, तो मूलधन जो ब्याज है ये 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर का अपना 80 आ गया। तो 3 वर्षों में वो राशि कितनी हो रही है 540 हो रही है, 5 वर्षों के अंदर अपनी होगी 700। तो यहाँ से 2 वर्षों की अगर माइनस करेंगे तो 2 वर्षों की जो है साधारण ब्याज आ जाएगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज आ गया यहाँ से 160, यहाँ से 1 साल का ब्याज निकालेंगे 80, क्योंकि जो है साधारण ब्याज हर साल क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज आ गया अपना 80 रुपए, तो 1 साल का ब्याज अपना आंसर आ गया 80 रुपए। अगर बात करूं मैं कि अपनी रेट क्या रहने वाली है, तो रेट की गणना करें तो इसे 3 वर्षों का बात करें, 3 वर्षों के अंदर अपना मूलधन कितना है, अपना जो अमाउंट है मिश्र धन हुआ है 540, तो 3 वर्षों का इसमें साधारण ब्याज भी है, तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज तो कितना है 240, यानी 240 तो अपना है साधारण ब्याज, और 240 तो अपना ये तो है अपना साधारण ब्याज 3 वर्षों का, और ये है अपना मूलधन,
ये अपना यहाँ से क्या आ जाएगा मूलधन, और ये है अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। तो 3 वर्षों की बात की जा रही है तो 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इसमें से 3 वर्षों का जो सालाना ब्याज माइनस करेंगे तो अपना मूलधन बच गया, और मूलधन आ गया अपना कितना 300। और रेट निकालने के लिए मूलधन पर जो रेट निकलती है और 1 साल का ब्याज लिखते हैं, तो यहाँ से रेट निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज 80 रुपए और मूलधन है अपना 300 रुपए, और रेट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर आ गया रेट कितना 26 से 2/3% है वो अपनी रेट आ गई। तो इस प्रकार से है वो क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, एक अपना कॉन्सेप्ट आता है कि पर्सन में दे रखा होता है कि कोई धन है, मान लिया अपना धन है वो पी है प्रिंसिपल, वो n गुना हो जाता है, n गुना हो रहा है, तो यहाँ से अपन को टाइम पूछ लेगा, रेट दे देगा, ठीक है, मान लिया रेट दे दी या फिर टाइम दे देगा और यहाँ से रेट पूछ लेगा, जो रेट है वो क्या होने वाली है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक से हम करते हैं कि कोई धन है मान लिया पी है, वो n गुना हो गया, यानी कि 100 रुपए है वो मान लिया कि 5 गुना हो गया, 5 गुना हो जाता है यानी 500 हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम रेट किस प्रकार से निकालेंगे, टाइम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अपना मूलधन है, ठीक है, और ये n गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्या है अपना ये अमाउंट हो रहा है, ये अपना क्या हो रहा है अमाउंट, यानी इसके अंदर क्या है अमाउंट बराबर क्या होता है कि अपना प्रिंसिपल भी है और क्या है सिंपल इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो ये एनपी जो है ये अपना ये हो गया, यानी मूलधन है अपना जो मिश्र धन है वो एनपी हो गया, और यहाँ से बात करूं पी, और जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मूलधन रेट और टाइम बटे 100, ये अपना क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से अगर मैं पी को कॉमन ले लेता हूं तो पी जो है ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया अपना n इक्वल टू यहाँ पर 1 बच गया प्लस RT बटे 100, और इस a को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू RT बटे 100। तो अपना ये रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि हमें कोई दे देगा कि कोई धन है वो 5 वर्षों के अंदर दे दिया कि 5 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है कि 10 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो रेट ज्ञात कीजिए कि जो दर है वो क्या होगी। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये n क्या है ध्यान रखना, यहाँ पर n तो है गुणा कि कितना गुना हो रहा है, और r है अपनी दर, और t है अपना क्या समय, ये क्या हो गया अपना समय। तो 5 वर्षों के अंदर कोई धन है वो 10 गुना हो जाता है, यानी कि जो 1 रुपया है वो 10 रुपए में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुना हो गया। तो टाइम दे रखा है, गुणा इतना हो रहा दे रखा है, वो रेट पूछ कि किस रेट से वो धन है वो दिया गया है कि ब्याज पर किस रेट से दिया गया है। तो रेट की अगर बात करें तो n-1, n कितना है 10 है, तो 10-1 इज इक्वल टू r की बात करें रेट निकालनी है और समय कितना है 5 है और बटे 100, तो ये आ गया 9, और यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये आ गया 20 और r बटे 20, और इसको मैं तिरछा गुणा कर दूंगा यहाँ से, तो अपना r इक्वल टू कितना आ गया 180, यानी 180% की रेट से अगर हम किसी राशि को है वो ब्याज पर देंगे तो 5 वर्षों के अंदर वो 10 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से है वो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कोई धन दे देगा कि 5 वर्षों के अंदर कितना गुना हो रहा है, या फिर टाइम पूछ लेगा कि कोई धन है वो 20% की रेट पर अपना हो जा रहा है, जैसे 25 गुना हो गया, तो किस कितने टाइम में 20% की रेट पर कोई धन है वो 25 गुना होगा। तो इस कंडीशन में सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो गुना हो रहा है उसको -a करके लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से 24 इक्वल टू 20, और समय है वो निकालना है बटे 100। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 5 और 5 ये कितना हो गया 110 वर्षों के अंदर है वो अपना जो 20% की रेट से वो धन है वो 25 गुना हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो, यहाँ से ये एग्जाम्पल अपना, और उस कॉन्सेप्ट को जो है आप हाथ से नोट कर सकते हो। उसको आप नोट कर लो कि कोई धन है वो P है वो n गुना हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम रेट को कैसे निकालेंगे और टाइम है वो कैसे निकालेंगे।
तो दोनों ही है इस कॉन्सेप्ट से वो अपना निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लो। इसी पैटर्न पर आधारित जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट आता अपना एक कि कोई धन है, कोई भी धन दे दिया जैसे पी है, वो 5 वर्ष के अंदर क्या हो रहा है, 5 वर्ष के अंदर मैंने कह दिया कि 10 गुना हो गया, ठीक है। और 3 वर्ष के अंदर अपना ये हो जाता है 20 गुना, 20 तो कैसे होगा, ये हो गया अपना 5 गुना हो गया। तो अगर रेट समान दे दी कि इस प्रकार से आएगा कि कोई धन है, रेट समान है, रेट क्या दे दी कि समान है दोनों कंडीशन के अंदर, तो कोई धन है वो 5 वर्ष के अंदर क्या हो गया, 10 गुना हो गया, ठीक है। तो कितने वर्ष के अंदर जो है वो 15 गुना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट अगर समान दे दी दोनों कंडीशन के अंदर और 5 वर्ष के अंदर कोई धन है वो 10 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों के अंदर वो 15 गुना होगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि रेट समान है, यानी रेट समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि n-1 इज RT बटे 100 होता है। रेट क्या दे दी, समान दे दी, तो रेट को अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो 100 इंटू n-1 इज RT, और रेट को यही रहने देंगे तो 100 - 1 बटे टी बराबर हो गया रेट अपनी, ठीक है। तो रेट यहां से क्या आ गई, 100 इंटू n-1 अपॉन टी, ये हो गई अपनी रेट। तो दो कंडीशन दी गई है, तो दोनों कंडीशन के अंदर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मैं पहले की बात करूं कि R1 की बात करूं, और यहाँ पर दिया गया कि रेट जो है दोनों की समान है, यानी इस कंडीशन में R1 और जो R2 है वो क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं R1 की, तो R1 हो जाएगा यहाँ से 100 n1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 100 n2 - 1 अपॉन T2, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अपना एक रिलेशन बन के आ गया यहाँ से कि n-1 n1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू होगा अपना क्या, n2 - 1 अपॉन T2। तो ये कॉन्सेप्ट बन के आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन निकलेगा कि 5 वर्षों के अंदर कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 10 - 1 बटे T1 कितना है, 5 वर्षों के अंदर हो रहा है। आगे बात करूं कि n1 n2 की बात करूं तो 15 - 1 और कितने समय में होने वाला है। तो यहाँ से अपन यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो कितने वर्ष में 15 गुना होगा ये पता चल जाएगा, यानी 9 बटे 5 इज इक्वल टू 14 बटे, और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 14 गुना 5 बटे 9, तो इसको सोल्व करोगे तो कितने टाइम में जो है वो 15 गुना होने वाला है, वो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो, ये अपना एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं तो आप इसको नोट कर लेना। कि अगर रेट समान है, रेट समान है उस कंडीशन में तो क्या लगने वाला है, n1 - 1 और T1 इज इक्वल टू होगा, रेट समान है तो n2 - 1 अपॉन T2, ठीक है। ये तो रेट समान होने पर लगेगा। और ये अगर टाइम बराबर है, यानी टाइम अगर समान दे देता है कि टाइम कंडीशन में बराबर है, वो रेट क्या होगी, रेट क्या होगी, ये तो टाइम निकलेगा, यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हो और कितने गुना हो रहा है वो भी निकलेगा। लेकिन जब समय बराबर दे दिया उस कंडीशन में क्या होगा कि n1 - 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन R2। तो अपना ये है, ये रिलेशन बनकर आता है। तो ये 3 रिलेशन है, ये और ये वाला और ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट कर लो। आगे कुछ क्वेश्चन है कि कोई धन है वो 8 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, तो रेट ज्ञात कीजिए। तो रेट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट रेट निकालेंगे कि n-1 इंटू ये नीचे तो 100 था वो उधर चला जाएगा और बटे समय। तो यहाँ से कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 5 माइनस ये करेंगे, यानी 5 - 1 इंटू 100 बटे टाइम कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ रेट की तो ये हो गया अपना 4 बटे 4 इंटू 100, और ये 2 बार कैंसिल हो गया, यानी 50% है, ये अपनी क्या आ गई, रेट आ गई, ठीक है। कि वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि n -
1 होता है RT बटे 100। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो n-1 ये 100 इससे गुणा हो जाएगा और t गुणा में है तो नीचे भाग में चला जाएगा। आगे मैं बात करूं तो कोई धन है वो 20% की दर पर 16 गुना हो रहा है तो समय, अगली बार क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि n-1 इंटू 100 बटा रेट। तो फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे तो ये 16 माइनस 1 यानी 15 हो जाएगा। 15 इंटू 100 बटे 20। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, यानी 15×5 75 वर्षों के अंदर है वो 75 वर्षों के अंदर 20% की रेट से वो धन है वो 16 गुना हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कितना गुना, यानी इस बार क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, यानी n-1 इक्वल टू RT। तो RT क्या है, रेट, यानी RT बटे 100 ये होता है। तो रेट कितनी है, यहाँ से बात करूं मैं n-1 और RT, R और T यानी 20 इंटू 5 बटे, और नीचे अपना ये 100 आता ही है। तो ये हो गया अपना 100 बटे 100 इक्वल टू 1 आ गया, यानी n-1 बराबर 1 आ गया। और ये इधर जाएगा तो ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 1 + 1 इक्वल टू n बराबर क्या हो गया, 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई धन है वो 20% की रेट से अगर 5 वर्षों के लिए दिया जा रहा है तो 2 गुना खुद का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कोई धन मान लो कि 1 रुपया है वो 20% की रेट पर अगर हम किसी 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपने का, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लो। अगले कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न है कि कोई धन है वो 5 वर्षों में 11 गुना हो रहा है, तो समान दर पर वह धन कितने वर्षों के अंदर वो 25 गुना हो जाएगा। यानी समय क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है, समय क्या है, सम्मान दिया गया है। तो क्या कहा गया है कि 5 वर्षों के अंदर समान दर दी गई है, सॉरी रेट दी गई है, रेट है वो समान दी गई है। तो 5 वर्षों के अंदर क्या हो रहा है, 11 गुना हो रहा है। यहाँ से 5 वर्षों के अंदर 11 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों के अंदर 25 गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे कि 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 5 वर्षों के अंदर 11 गुना हो रहा है, यानी n-1 लिखते हैं। तो n-1 लिखेंगे तो ये क्या होगा, 10 होगा, अपॉन कितने वर्षों में होगा ज्ञात करना है, और कितना गुना हो रहा है बराबर, यानी रेट समान दी गई तो बराबर कर देंगे, और कितना गुना हो रहा है, यानी 25 गुना हो रहा है तो 25 को क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। तो 25 - 1 होगा अपना 24। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये यहाँ से आ गया 12। तो अगर मैं T2 की बात करूं, यानी ये T1 है और T2 है, तो T2 की बात करूं मैं, ये T2 है मान लिया, तो T2 आ जाएगा अपना 12 वर्ष। ठीक है, रेट समान है, उस कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे कि 5 वर्षों के अंदर 11 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 25 गुना होगा, यानी 5 वर्षों में 5 वर्ष बराबर n-1 होता है। तो लिखते हैं 11 - 1 यानी 10, और कितने वर्षों में 25 गुना होगा, यानी n-1 यानी 24 होगा। तो यहाँ से T2 आ गया अपना कितना, 12 वर्ष। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धन है वो 20% की रेट से 16 गुना हो जाता है, तो समान समय में किस रेट से वो 20 गुना हो जाएगा। अब की बात समय क्या दिया गया है, यानी टाइम जो है ये क्या दिया गया है, समान दिया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि 20% की रेट से कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। ठीक है, और आगे रेट पूछी जा रही है, यानी R2 पूछा जा रहा है, R2% में कितना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यानी 20% की रेट से कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है, n-1 लिखते हैं यानी 15 हो जाएगा, और R2 यानी T2 रेट से अपना कितना होगा, 20 गुना, यानी इसको हम लिखेंगे 19। तो यहाँ से R2 का मान कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 से 15 और 500 के 20, और R2 का मान निकालेंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 19 इंटू 4 बराबर आ जाएगा 76, और 3 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से अपना यह आ जाएगा 3 2 6 और 3 5 15, 25 से 1/3% की रेट से क्या है वो धन है वो 20 गुना हो जाएगा उसी समय में। ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर रेट समान दी गई है और यहाँ पर समय जो है वो समान दिया गया है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्षों में कितना गुना हो रहा है, तो जितना गुना हो रहा है उसको हम पहले एक माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि n-1 होता है, तो एक माइनस करके लिखेंगे तो 5 वर्षों में यानी 11 गुना, यानी 5 वर्षों में 10,
और कितने वर्षों के अंदर है वो 24 होगा, यानी 25 गुना होगा यानी 24। तो यहाँ से डायरेक्ट है वो T2 का मान निकल जाएगा। रेट की बात करूं तो रेट यहाँ से पहले 20% की रेट से 16 गुना हो रहा है, यानी 20 15 हो जाएगा, n-1 होता है। और यहाँ पर अगर R2 की बात करें यानी कि किस दर से है वो 20 गुना हो जाएगा, यानी 20 की बात करूं तो n-1 करेंगे तो अपना आ जाएगा 19। यहाँ से R2 का मान निकालेंगे तो 25 से ये बटा 3% है, ये अपना राइट आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि कितना गुणा हो जाएगा, गुणा निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट अगर समान दे रखी है 12 वर्षों के अंदर कितना गुणा हो रहा है, 37 गुणा हो रहा है, तो 35 वर्षों में वह कितना गुणा होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 12 और कितना गुणा हो रहा है, यानी 37 टाइम हो रहा है, 37 गुणा हो रहा है, इसका मतलब एक माइनस करके लिखते हैं तो ये अपना आ गया 36 बटे 35 वर्ष की बात की जा रही है, 35 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो आंसर आएगा वो n-1 का आएगा, तो हमें n का मान निकालना है यहाँ पर। तो n-1 का जो है ये आंसर आने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम n1-1 लिखते हैं और n2-1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या, पहले हमने एक माइनस कर दिया है यहाँ से, यानी 37 गुना हो रहा है, 37 टाइम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमने n-1 डायरेक्ट लिख दिया है, तो अपना क्या आ गया 36 आ गया। तो यहाँ पर इसका मान जो आने वाला वो n-1 का आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 12 से कैंसिल हो गया 3 बार, और यहाँ से n-1 इज इक्वल टू क्या होगा 55 105 हो गया। ठीक है, तो n का मान यहाँ से निकालेंगे तो 105 और एक इधर आ गया प्लस में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 106 गुना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n है वो 106 गुना हो गया। 12 वर्षों के अंदर 37 गुना हो रहा है और 35 वर्षों के अंदर कितना गुना होगा, तो ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12/35 और इसको एक माइनस करके लिखते हैं तो 37 से लिख दिया अपना 36, और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से n का मान आ गया अपना कितना 106। सेम कॉन्सेप्ट पर ये है, जैसे 15 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 45 गुना, यानी इसको क्या लिखेंगे अपन 44 लिखेंगे, एक माइनस करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितने वर्षों के अंदर, सॉरी 7 वर्षों में कितना हो रहा है, तो ये अपन को निकालना है यहाँ से, यानी n-1 है वो यहाँ से आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप इसको 46 टाइम मान लो, ताकि एक माइनस करेंगे तो ये पूरा हुआ कैंसिल हो जाएगा। तो 46 टाइम हो रहा है, यानी एक माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, और यहाँ से 15 से कैंसिल करोगे तो 15 से 45, और n-1 की बात करूँ तो ये 30 गुना करोगे तो ये अपना आ जाएगा 21, और n की बात करूँ तो ये आ जाएगा 22 टाइम, यानी 22 गुना हो जाएगा। सेम रेट है, और 15 वर्ष के अंदर वो है 46 गुना हो रहा है, तो 7 वर्षों के अंदर अपना 22 गुना हो जाएगा अगर रेट है वो बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अपना कुछ भागी साधारण ब्याज का रहा है, एक तो अपना आता है कि किस्त वाला, कि किस्त है वो किस प्रकार से किस्त निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट होता है। तो समान अगर किस्तों के अंदर अपन बात करें तो समान किस्त जमा करवाते हैं, तो अपना साधारण ब्याज की दर से किस रेट से है वो भुगतान करते हैं उसका, और कुल राशि वो अगर दे रखी है तो किस्त किस प्रकार से निकालते हैं। तो किस्त वाले क्वेश्चन है वो कल कॉन्सेप्ट उसका पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।